देखिए इस वीडियो में जो आपको सीटेट का एग्जाम है, जो पर्यावरण अध्ययन के यानी कि एनवायरमेंट स्टडीज़ के जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका क्वेश्चन का मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये दिया गया है कि कोई व्यक्ति अहमदाबाद से तिरुवनंतपुरम जाने के लिए 6 सितंबर 2022 को ट्रेन से सवार हुआ। यह ट्रेन अहमदाबाद से 11:30 बजे चली और 8 सितंबर 2022 को 3 बजे तिरुवनंतपुरम पहुंची। यदि ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2277 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें औसत चाल निकालनी है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि 6 सितंबर 2022 को ट्रेन पर सवार, यह ट्रेन अहमदाबाद से जो चली है वो 11:30 बजे चली है। ठीक है, तो 6 सितंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 सितंबर, तो 6 सितंबर को जो ट्रेन चली है वो चली है 11:30 बजे, यानी कि दिन के 11:30 बजे चली है, तो 12 बजे तक 30 मिनट तो हो जाएंगी और 12 घंटे एक हो जाएंगे आपके रात के 24। ठीक है, क्योंकि एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 30 मिनट तो एक हो जाएंगी और 12 यानी कि आप टोटल जो इसमें घंटे हो जाएंगे वो आपकी 12 घंटे 30 मिनट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि दिन के 12 बजे तक तो 30 मिनट ये हो गए आपके और रात के 12 बजे तक 12 घंटे ये हो गए, तो 12 घंटे 30 मिनट 6 सितंबर चलेगी। ठीक है, 7 सितंबर में वो चल रही है, पूरे दिन चल रही है, तो इसका मतलब 24 घंटे चलेगी, 24 घंटे चलेगी। ठीक है, इसके बाद 8 सितंबर को जो है 8 सितंबर को 3 बजे पहुंच रही है, तो इसके 3 घंटे काउंट हो जाएंगे। अगर हम इन टोटल घंटों को जोड़ लेते हैं तो हमारा 30 मिनट तो ये आ गया, और जी 3 और 4 7 और 2 9 और 3 यानी कि 39 घंटे 30 मिनट जो है वो ट्रेन चली है। ठीक है, ये हमें पता चल गया है। ठीक, अब उसकी जो औसत चाल है वो दूरी जो है उसने 2270 किलोमीटर चली है। ट्रेन की औसत चाल निकालनी है। ठीक है, तो ट्रेन की औसत चाल निकालने का जो रूल्स है, औसत चाल अगर हमें निकालनी हो, ठीक है, तो इसका जो रूल्स है वो रूल्स है हमारा दूरी बटे समय, ये होता है। ठीक है, अब हमारी जो दूरी है वो है 2277 किलोमीटर। ठीक है, और हमारा जो समय लगा है वो लगा है 39 घंटे 30 मिनट। ठीक है, अब देखिए इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव ला देंगे और 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, और इस जीरो से हमारा ये जीरो खत्म हो जाएगा। अब अगर हम इन्हें आपस में इसकी डिवाइड करेंगे तो हमारा जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 57.9 किलोमीटर पर हावर। ये हमारा जो आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो औसत चाल वाले क्वेश्चन को इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि को शैक्षिक सामान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि आधारित होती है। ठीक है, तो जो ब्रेल लिपि जो आधारित होती है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, यानी कि ब्रेल लिपि जो होती है, ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित एक स्पर्शीय लिपि होती है, जिसमें एक और मैं आपको बता दूं कि ब्रेल लिपि में जो लेखन कार्य होता है, ठीक है, ब्रेल लिपि में जो लेखन कार्य होता है वो आपका दाएं से बाएं ओर होता है। ठीक है, इधर दाएं से यानी राइट से साइड से लेफ्ट साइड की ओर होता है, और पठन कार्य जो होता है वो आपका बाएं से दाएं ओर होता है। ठीक है, तो दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि को शैक्षिक सामान के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब ब्रेल लिपि आधारित होती है, वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बावड़ी का अर्थ है। ठीक है, तो बावड़ी क्या होता है कि बावड़ी जो अर्थ होता है वो आपका सीढ़ीदार कुआं होता है, यानी कि एक ऐसा सीढ़ीदार कुआं जिसमें कुएं या कुंडों के अंदर सीढ़ी बनी होती है और जिसे पानी लेने के लिए सीढ़ी की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो उसे आप क्या कहते हैं, वो सीढ़ीदार कुएं को बावड़ी कहते हैं। ठीक है, कन्नड़ भाषा में यानी कन्नड़ में बावड़ी को कल्याणी या पुष्करणी बोलते हैं, और मराठी में बावड़ी को बारा बोलते हैं, और गुजराती में बावड़ी को वाह बोलते हैं, और संस्कृत में बावड़ी को जो है वो बापी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए बावड़ी का अर्थ है सीढ़ीदार कुआं। आपका आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आपका आंसर डी होगा कि खुले क्षेत्रफल का जल के खुले क्षेत्रफल का क्षेत्रफल घटता है और वायु में नमी अधिक हो जाती है, तब वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ठीक है, वाष्पन क्या होता है कि वाष्पन एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जैसे ही जल को किसी एक निश्चित ताप पर हम गर्म किया जाता है तो वह जल वाष्प यानी कि भाप बनकर अपनी प्रक्रिया करने लगता है, यानी कि बाष्पीकरण में यानी भाप में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही वाष्पन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ कहा गया था कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है, तो तब धीमी होगी जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घट जाएगा और वायु में नमी की अधिकता बढ़ जाएगी, तब आपका क्या हो जाएगा कि वाष्पन की जो शीतलन की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। तो आपको इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका विभिन्न सब्जियों को उनके खाने योग्य भागों के साथ दिखा रही है, लहसुन के लिए वह क्या दिखाती है। ठीक है, तो लहसुन के जो होती है वो जो लहसुन का जो हिस्सा होती है जिसे हम खाने योग्य होता है उसे गांठ बोलते हैं। ठीक है, और इसे जो गांठ को क्या बोला जाता है, बल्ब बोला जाता है। और लहसुन जो होता है वो खाने में अधिक प्रयोग किया जाता है और यह जो है अनेक बीमारियों में भी काम आता है। ठीक है, तो लहसुन के लिए वह क्या दिखाती है, तो वह आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बल्ब को दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए पद तेल प्रयुक्त होता है। ठीक है, तेल, तो देखिए पेट्रोलियम पदार्थ तो मुख्य रूप से जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक रूप होते हैं। ठीक है, जो कि पीले और काले रंग का एक तरल मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं, और ये जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं एक भूगर्भीय संरचना में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसके लिए पद तेल प्रयुक्त होता है, आपका आंसर डी हो जाएगा, पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल के लिए तेल शब्द प्रयुक्त होता है। आपका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए तेल आपका पीला और काले कलर का होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको देखिए हर एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। ठीक है, और भारत में जो कुल 28 राज्य हैं और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और आपके केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, दिल्ली है जिसकी राजधानी नई दिल्ली है, लद्दाख है जिसकी राजधानी लेह है, जम्मू कश्मीर है जिसकी राजधानी श्रीनगर है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, पांडुचेरी है, पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी है, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, अंडमान निकोबार की द्वीप समूह की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की जो राजधानी दमन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ दोनों ही ये आपके संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल विभाजक प्रबंधन के संदर्भ में सही है। ठीक है, तो देखिए कि जल विभाजक क्या होता है, पहले आप ये देख लेगा। जल विभाजक होता है कि उन भूमि और जल संसाधनों के उपयोग को व्यापक तरीके से प्रबंधित करके वाटरशेड के भीतर पानी और प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार करना, वो जल विभाजक कहलाता है आपका। ठीक है, तो इसमें आपके कौन कौन से कथन सही हैं, तो इसमें आपके कथन हो जाएंगे, सबसे पहले ए सही हो जाएगा कि भूमिगत तथा सतही जल का संरक्षण करना जल विभाजक प्रबंधन है। इसके बाद सी आपका सही है कि योजना बनाने के लिए निधि या कोष का आवंटन का ध्यान करना जल विभाजक प्रबंधन है। और तीसरा हो जाएगा डी हो जाएगा आपका कि जल संरक्षण हेतु जल विभाजक पॉलिसी का गठन करना, ये भी जल विभाजक के प्रबंधन है, जो कि आपके आते हैं बी के ऑप्शन के अंदर है, ए सी डी ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो आपका सी आंसर है आपका, बरगद का वृक्ष जो राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद के वृक्ष को क्या है, कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है इच्छा को पूरी करने वाला पेड़। ठीक है, यानी कि बरगद को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है इच्छा पूरी करने वाला पेड़। ठीक है, और बरगद में जो होते हैं, बरगद के पेड़ में जो होते हैं अपार औषधीय के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, और बरगद के पेड़ को जो फाइकस वेगालिसिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो फाइकस वेगालिसिस, ठीक है, फाइकस वेगालिसिस या बरगद का पेड़
भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चागप्पा है, ठीक है। तो चागप्पा क्या है, आपका आंसर बी हो जाएगा कि पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति को चागप्पा कहा जाता है, ठीक है। और यह जनजाति यानी कि चागप्पा जनजाति जो पाई जाती है वो जो घुमंतु जनजाति के लोग होते हैं, जो कि लद्दाख के ऊंचे क्षेत्र में, ठीक है, ऊंचे क्षेत्र और ठंडे क्षेत्र के जो रेगिस्तान पाया जाता है उच्च पठारों में पाई जाती है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से अपने पास याक और बकरियों को पालते हैं, ठीक है। ये जनजाति जो है कुछ आपकी जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती है, ठीक है। तो चागप्पा क्या है, तो चागप्पा पहाड़ों पर निवास करने वाली एक घुमंतु जनजाति है जो अपने पास याक और बकरियों का पालन करती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान देते हैं, ठीक है। तो पदार्थ के दुरुपयोग में यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका दुरुपयोग करना चाहिए, ठीक है, वो पदार्थ होते हैं जैसे शराब हुआ, नशीली दवाएं हुई, ठीक है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। और इन पदार्थों के उपयोग से समाज और परिवार में जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो आपके पदार्थ का दुरुपयोग होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि महत्वपूर्ण कारक जो कि पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान देते हैं, तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा पदार्थों का नियमित उपयोग, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो परिवार जो इन पदार्थों का जो अन्य सदस्यों को जो है नियमित उपयोग करने के लिए रोकते हैं, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की समाज विज्ञान में प्रवचन एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है। उत्प्रवासन मूलतः निम्नलिखित में से किसे निर्देशित करता है, ठीक है। तो उत्प्रवासन जो होता है क्या होता है कि लोगों के एक देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने की प्रक्रिया वो आपका उत्प्रवासन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि लोग रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए या जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए या रोजगार प्राप्त करने के लिए, ठीक है, वो एक देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, ठीक है। तो उसे उत्प्रवासन कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन था कि समाज विज्ञान में प्रवासन एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है। उत्प्रवासन मूलतः निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि एक देश से बाहर स्थान बदलना आपका उत्प्रवासन कहलाता है। आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे स्थान चांगप्पा जिन्हें भेड़ एवं बकरियां रखते थे कहलाते हैं, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आया था चांगप्पा। चांगप्पा क्या है कि जो लद्दाख में रहने वाली एक जो ऐसी जनजाति घुमंतु जनजातियाँ हैं, ठीक है, जो अपने पास भेड़ बकरियां याक को रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आता है कि वह स्थान जहाँ पर भेड़ बकरियां रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो रेबोक में कहलाता है, ठीक है। यानी कि चंबाका जनजाति के जो होते हैं वो शंकु आकार के, ठीक है, शंकु आकार के घर बनाते हैं, ठीक है, और जिसे रेबोक कहा जाता है उसी में वो खुद रहते हैं और उसी में अपनी भेड़ बकरियों को रखते हैं। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन से पद पर्यावरण अध्ययन शिक्षक की विशेषता व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जो पर्यावरण के मुद्दों को जो विद्यार्थियों को अधिक जागरूक करता है, ठीक है। और बच्चे अपने शिक्षक की सहायता से, ठीक है, प्राकृतिक वातावरण को देखकर और खोज सक्रिय रूप से कर सीखते हैं, ठीक है। इसलिए जो पर्यावरण अध्ययन होता है हमें अधिगम सहजकर्ता और सह अधिगमकर्ता के पद जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षक की विशेषता की व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर बी और सी आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सी में है, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन शिक्षक की विशेषता की व्याख्या करते हैं, अधिगम सहजकर्ता और सह अधिगमकर्ता आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम प्रक्रम में वज्र समूह का दायित्व है, ठीक है। तो देखिए ईवीएस शिक्षण अधिगम में वज्र समूह क्या होता है, ठीक है। तो वज्र समूह एक ऐसा दायित्व होता है जिसमें छोटे समूह में कार्य पूर्ण करने के साथ साथ उन्हें एक यानी कि विद्यार्थियों को एक समूह में समस्या दे दी जाती है और जो विद्यार्थी उस समस्या को एक समूह में मिलकर सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक। और इसमें क्या होता है कि शिक्षक के साथ विद्यार्थियों की गतिविधियां भी शामिल होती है, यानी कि वज्र समूह में जो छात्रों को समस्या दी जाती है उस समस्या को सॉल्व करने के लिए जो शिक्षक भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि ईवीएस शिक्षण अधिगम प्रक्रम में वज्र समूह का दायित्व है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि छोटे समूह को कार्य पूर्ण करने के साथ उन्हें एक समस्या देना। आपका आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चिन्हित पर्यावरण समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, देखिए पर्यावरण समस्या अध्ययन में, ठीक है, तो पर्यावरण समस्या अध्ययन में कई प्रकार की मानवीय गतिविधियां शामिल होती हैं, जिसमें प्रदूषण, अपशिष्ट निपटान, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस का प्रभाव, ठीक है, आदि कारण से ये समस्या उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और समस्या समाधान, ठीक है, समस्या समाधान विधि में विद्यार्थी उद्देश्यपूर्ण गहन चिंतन कर सकते हैं तथा अपने पूर्व ज्ञान व अनुभवों के आधार पर उन समस्याओं का निदान कर सकते हैं। तो क्वेश्चन था कि किसी चिन्हित पर्यावरण समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, समस्या समाधान विधि उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती है। इसके लिए रेवती निम्नलिखित में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, यानी कि रेवती को किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए रेवती को क्या करना चाहिए कि सामुदायिक, ठीक है, सामुदायिक संसाधनों, ठीक है, सामूहिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सामुदायिक स्रोत वे स्रोत या संसाधन होते हैं जो अपने आसपास के लोगों के लिए एक ऐसा वातावरण या मानदंड पूरा कर सकते हैं जो उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती है। इसके लिए रेवती को निम्नलिखित में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से क्या होता है। ठीक है, तो अगर ईवीएस की कक्षा हो या कोई सी भी कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने चाहिए, तो पूछे जाते तो क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो छात्रों को पढ़ाया गया है, ठीक है, जो छात्रों को पढ़ाया गया है वह छात्रों की समझ में आया है या नहीं आया है, और उनके पूर्व ज्ञान की जांच हो सकती है, और शिक्षकों को उनसे संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए जो कि कक्षा में पढ़ाए जा रहे विषय होते हैं। ठीक है, तो ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से क्या होता है, आपका आंसर ए हो जाएगा कि छात्र प्रतिभा को बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी विचार विमर्श। ठीक है, तो प्रभावी विचार विमर्श क्या होता है कि प्रभावी विचार विमर्श में इसमें शिक्षक और छात्र सामूहिक रूप से पर्यावरण अध्ययन, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु होती है उस पर विचार विमर्श करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं तथा समस्या के बारे में जो भी शंकाएं होती हैं उनका सामूहिक समाधान करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होती है कि सहभागिता को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि प्रभावी विचार विमर्श, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का संबंध है। ठीक है, तो इसमें व्यापक का संबंध पूछ रहे हैं, व्यापक का क्या अर्थ है। ठीक है, तो निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो दोहरे उद्देश्यों पर बल देता है। ठीक है, जिससे छात्रों की शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में वृद्धि हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चन था निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का संबंध है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा कि किसी छात्र की शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में वृद्धि करना, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस के शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ईवीएस के शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण सामग्री जो होनी चाहिए छात्रों के अनुभव के अनुसार होनी चाहिए, छात्रों की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, छात्रों की समझ के अनुसार होनी चाहिए, छात्रों की आयु के अनुसार होनी चाहिए, और छात्रों की विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार छात्र केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि ईवीएस के शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री कैसी होनी चाहिए, तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि छात्र केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य का महत्व। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य जो होते हैं, यानी कि प्रयोगात्मक में जो होते हैं कार्य किए जाते हैं वो करके सीखने के सिद्धांत पर किए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो छात्र स्वयं कार्य करता है और उस कार्य को करने के सीखता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि छात्रों में सीखने की प्रवृत्ति प्रबल होती है, समस्या को हल करने में छात्र सक्षम हो जाता है, छात्र की जिज्ञासा विकसित हो जाती है, और ठीक है समस्या का विश्लेषण करने में छात्र जो सक्षम हो जाता है। इससे क्या होता है कि छात्र की जो जानकारी यानी कि जो आपकी समझ होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है। ठीक है,
तो क्वेश्चन क्या था कि प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य का महत्व, आपका आंसर बी हो जाएगा कि जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होती है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवाना वर्गीकरण पढ़ाने के लिए एक गतिविधि संचालित कर रही थी। उसने अपने विद्यार्थियों को वस्तुओं को विभिन्न समूह में रखने के लिए कहा। रिद्धि ने चाकू और सेब को एक समूह में रखा और सवानों को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा कि रिद्धि से यह कहना चाहिए कि वह समझाए कि उसने चाकू और सेब को एक समूह में क्यों रखा है। ठीक है, यानी कि उस बच्चे से सबाना को यानी कि रिद्धि से यह समझाने के लिए पूछना चाहिए कि उसने चाकू और सेब एक समूह में क्यों रखे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। तो ये मैंने आपको जो सी टेट के एग्जाम में आपके जो पर्यावरण अध्ययन के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं क्वेश्चन कराए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा।